अमीरी की चाबी आपके हाथ में। अध्याय 8 मास्टरमाइंड सिद्धांत का एंड्रयू कार्नेगी का विश्लेषण। HindiAudiobook.com। वक्ता ने बोलना शुरू किया। जब मैंने आपको यह सिद्धांत बताने का निश्चय किया तो मैं जानता था कि आपको उस व्यक्ति के शब्द सबसे बहुमूल्य लगेंगे जिसने सफलता की इस फिलॉसफी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरा इशारा एंड्रयू कार्नेगी की तरफ है। एक दिन मुझे एंड्रयू कार्नेगी के साथ कुछ घंटे बिताने का सौभाग्य मिला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने उनसे वह सवाल पूछ ही लिया जो मेरे मन में था। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करते हुए लोग अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पा सकते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, कृपया इस सिद्धांत के प्रयोग के ऐसे तरीके बताएं जिनसे इस देश का औसत योग्यता वाला व्यक्ति भी सामान्य कोशिश करके अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सके। और कार्नेगी का जवाब यह था, अमेरिकी जनता के सामने उपलब्ध अवसर प्रबल शक्ति का स्रोत है, लेकिन अवसर मशरूमों की तरह अपने आप पैदा नहीं होते हैं। उन्हें शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है और कायम रखा जाता है। अमेरिकी संविधान के संस्थापकों ने अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से हमारी स्वतंत्रता और दौलत की नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ नींव ही रखी थी। इस नींव को जानने और इसका प्रयोग करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो इस स्वतंत्रता और दौलत को पाना चाहता है। मैं अब तुम्हें मास्टरमाइंड सिद्धांत के प्रयोग के कुछ तरीके बताऊंगा। मानवीय संबंधों में इसका इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि व्यक्ति बहुत से कदमों की श्रृंखला द्वारा ही अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो भी विचार वह सोचता है, जो भी सौदा वह करता है, जो भी संबंध वह बनाता है, जो भी योजना वह बनाता है, जो भी गलती वह करता है, वह उसके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सिर्फ एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुनना ही काफी नहीं है, भले ही उसे स्पष्टता से लिखा गया हो और अपने दिमाग में बैठाया गया हो। सिर्फ इतने से ही उस लक्ष्य तक पहुंचना तय नहीं होता है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना होता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों के साथ लाभकारी संबंध बनाना है। जब यह सच्चाई दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि अपने सहयोगियों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जिनके साथ व्यक्ति अपनी नौकरी या काम के सिलसिले में करीबी संपर्क में रहता है। यहां पर मानवीय संबंधों के कुछ स्रोत बताए जा रहे हैं। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाले व्यक्ति को इनका विकास करना चाहिए, उन्हें सुव्यवस्थित करना चाहिए और अपने चुने हुए लक्ष्य की दिशा में बढ़ते समय इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने चुने हुए व्यवसाय में कर्मचारी और उसके सहकर्मियों का संबंध जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध या निकट साझेदारी के अलावा कोई दूसरा संबंध नहीं होता है। जिन लोगों के साथ व्यक्ति दिन बिताता है उन पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। वह अपने करीबी समूह के सबसे मुखर लोगों के विचार, मानसिक नजरिए, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टिकोण तथा अन्य गुण सीख लेता है। यह सहज मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की सबसे दुखद बात सिर्फ यह है कि जो सहकर्मी सबसे मुखर होता है वह अक्सर सबसे अच्छा चिंतक नहीं होता है। अक्सर वह कोई आलोचक या शिकायती व्यक्ति होता है जो साथी कर्मचारियों को अपना दुखड़ा सुनाकर खुश होता है। इसके अलावा अक्सर यह देखा जाता है कि सबसे मुखर व्यक्ति का कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय लक्ष्य वाले व्यक्ति को छोटा दिखाने की कोशिश में बर्बाद करता है। दृढ़ चरित्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। आमतौर पर वे इतने समझदार होते हैं कि अपना मुंह बंद रखते हैं। वे दूसरों को हतोत्साहित करने की कोशिश में अपना जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं होती है जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति में किसी तरह का योगदान न देता हो। यह बात तय है कि सहकर्मियों के बीच ऐसा कोई न कोई व्यक्ति भी होगा जिसका प्रभाव और सहयोग लाभकारी हो सकता है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य और तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ मित्रता कर लेता है। यह मित्रता आपसी लाभ पर आधारित होती है। समझदार व्यक्ति इनके अलावा बाकी लोगों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने से चतुराई से बचता है। स्वाभाविक रूप से
समझदार व्यक्ति उन्हीं को अपना करीबी सहयोगी बनाना चाहता है जिनमें चरित्र, ज्ञान और व्यक्तित्व के ऐसे गुण हो जिनसे उसे मदद मिल सकती हो। और जाहिर है वह ऊंचे पद पर बैठे लोगों को भी नजरअंदाज नहीं करेगा। वह उस दिन का इंतजार करेगा जब वह इन उच्च पदस्थ लोगों की न सिर्फ बराबरी कर सके बल्कि उनसे आगे निकल सके। इस दौरान वह अब्राहम लिंकन के शब्दों को याद रखेगा, जिन्होंने कहा था, मैं अध्ययन करूंगा और खुद को तैयार करूंगा और किसी दिन मुझे भी मौका मिलेगा। रचनात्मक निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला व्यक्ति कभी अपने वरिष्ठ लोगों से ईर्ष्या नहीं करेगा। इसके बजाय वह उनसे काम करने के तरीके सीखेगा और उनके ज्ञान का लाभ उठाएगा। आप इस भविष्यवाणी को सच मान सकते हैं कि जो लोग अपने से ऊपर वाले लोगों की गलतियां ढूंढने में अपना समय लगाते हैं वे कभी सफल लीडर नहीं बन पाएंगे। सबसे महान सैनिक वे होते हैं जो अपने से वरिष्ठ लोगों का आदेश मानते हैं और उसे पूरा करते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं चाहते वे कभी सफल लीडर नहीं बन सकते। यही नियम जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति सामंजस्य के भाव से अपने से ऊपर वाले व्यक्ति का अनुसरण नहीं करता है तो वह कभी उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध से ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएगा। मेरी कंपनियों में 100 से भी ज्यादा लोग निचली पायदान से ऊपर उठे हैं और उन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन कमाया है। उन्हें बुरे व्यवहार या अपने से ऊपर या नीचे के लोगों के दोष खोजने की आदत के कारण प्रमोशन नहीं मिला है। उन्होंने तो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के अनुभव का व्यवहारिक लाभ उठाकर अपना प्रमोशन करवाया है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का सावधानीपूर्ण विश्लेषण करेगा। वह हर व्यक्ति को उपयोगी ज्ञान या प्रभाव के संभावित स्रोत के रूप में देखेगा जिसका वह अपनी प्रगति के लिए लाभ उठा सकता है। अपने कार्य क्षेत्र को गौर से देखने पर समझदार व्यक्ति यह जान जाएगा कि यह रोजमर्रा की मेहनत के बजाय दरअसल स्कूल की क्लास है जहां वह सबसे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है जो सिर्फ अवलोकन और अनुभव से मिलती है। कुछ लोग पूछेंगे, व्यक्ति इस तरह की शिक्षा का अधिकतम लाभ कैसे ले सकता है? इसका जवाब 9 मूलभूत उद्देश्यों के अध्ययन में मिलेगा जो इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर उद्देश्य पर्याप्त बड़ा हो तो हम अक्सर अपना अनुभव, ज्ञान और सहयोग दूसरों को देते हैं। सही मानसिक नजरिए वाले लोग कार्यस्थल पर ज्यादा दिखते हैं। वे लोग ज्यादा नहीं सीख पाते हैं जो विद्रोही, चिड़चिड़े और बदतमीज होते हैं या जो शिष्टाचार के छोटे छोटे नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। पुरानी कहावत है, आप नमक के बजाय शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ सकते हैं। यह कहावत उन लोगों को सचमुच याद रखना चाहिए जो अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों से सीखना चाहते हैं या उनसे मदद लेना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है। जिस व्यक्ति का निश्चित प्रमुख लक्ष्य बहुत बड़ा है उसे हमेशा सीखते रहना चाहिए। उसे हर संभव स्रोत से सीखना चाहिए, खासकर उन स्रोतों से जिनसे उसे अपने प्रमुख लक्ष्य से संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव हासिल हो सकता हो। सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। वहां हर विषय पर बहुत सा ज्ञान मुफ्त मिलता है। वहां हर भाषा में हर विषय पर संपूर्ण मानवीय ज्ञान उपलब्ध है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला सफल व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ता है और उन्हें सुनता है। इस प्रकार उसे अपने से पहले सफल हुए लोगों के अनुभव से महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है। पढ़ने की योजना भी उतनी ही सावधानी से बनाना चाहिए जितनी सावधानी से दैनिक आहार की योजना बनाई जाती है। इसका कारण यह है कि ज्ञान भी मस्तिष्क का भोजन है जिसके बिना हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकता। जो व्यक्ति फालतू के अखबार या सेक्स पत्रिकाएं पढ़ने में अपना सारा खाली समय बर्बाद करते हैं वे कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। यही उन लोगों के बारे में कहा जा सकता है जो नियमित रूप से ऐसी कोई सामग्री नहीं पढ़ते हैं जिससे उन्हें अपने प्रमुख लक्ष्य को पाने में मदद मिल सके। बिना योजना के पढ़ना मजेदार तो हो सकता है लेकिन इससे व्यक्ति को अपने काम के संबंध में मदद नहीं मिलती है। बहरहाल पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है। व्यावसायिक क्लबों द्वारा भी शैक्षणिक लाभ के गठबंधन बनाए जा सकते हैं बशर्ते क्लबों और उनके सदस्यों को निश्चित मानसिक लक्ष्य के साथ चुना जाए। ऐसा करके कई लोगों ने महत्वपूर्ण व्यावसायिक और सामाजिक संपर्क बनाए हैं जिनके माध्यम से उन्हें उनके प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद मिली है। दोस्त बनाने की आदत न हो
तो कोई भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। संपर्क एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत संबंध बनाने में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपनी व्यक्तिगत संपर्क सूची बढ़ाने की आदत डालता है तो उसे बहुत लाभ होगा। परिचय क्षेत्र बढ़ाने के कारण उसे इतने तरीकों से लाभ होगा कि उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। अगर संपर्क अच्छी तरह बनाए गए हैं तो वक्त जरूरत के समय उसके परिचित और मित्र उसकी मदद करने के लिए तैयार व इच्छुक रहेंगे। धर्म स्थान संपर्क बनाने या परिचय बढ़ाने के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर लोग सहचर्या की भावना से एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति को अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संपर्क बनाने की जरूरत होती है। उनमें आपसी समझ होना चाहिए और विचारों का मित्रतापूर्ण आदान प्रदान होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि इसके पीछे आर्थिक लाभ का लक्ष्य हो। जो व्यक्ति अपने ही खोल में सिमट कर रहता है वह निश्चित रूप से अंतर्मुखी बन जाता है। जल्दी ही वह स्वार्थी हो जाता है और जिंदगी के बारे में उसके विचार संकीर्ण बन जाते हैं। नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं। राजनीतिक गठबंधन। अमेरिकी नागरिक के रूप में राजनीति में रुचि लेना और अपने मताधिकार का प्रयोग करके योग्य व्यक्ति को सत्ता में लाना हर अमेरिकी वासी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मताधिकार का प्रयोग। अगर बेईमान नेता सत्ता में आते हैं तो इसके लिए जनता ही दोषी है, क्योंकि उसी के हाथ में वह शक्ति है जिसका प्रयोग करके वह बेईमान, अयोग्य और अक्षम लोगों को सत्ता से दूर रख सकती है। वोट डालने के अधिकार और कर्तव्य के अलावा व्यक्ति को उन लाभों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय रुचि लेने से मिल सकते हैं। इसके जरिए ऐसे लोगों से संपर्क और गठबंधन बनाए जा सकते हैं जो आपको निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होंगे। कई नौकरियों और व्यवसायों में तरक्की करने के लिए राजनीतिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक लोगों को सक्रिय राजनीतिक संबंधों द्वारा अपने हितों की रक्षा करना ही चाहिए। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समझदार व्यक्ति जानता है कि जिंदगी में अपना प्रमुख लक्ष्य पाने के लिए यह जरूरी है कि उसके बहुत से मित्र और साथी हों। ऐसा व्यक्ति अपने मताधिकार का अधिकतम लाभ उठाता है। बहरहाल, मताधिकार का प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण मैं यह मानता हूं कि अगर अच्छे नागरिक अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो राजनीति का विघटन हो जाएगा और नेता बुरे रास्ते पर चलकर देश को नष्ट कर देंगे। इस देश के संस्थापकों ने अपनी जिंदगी और अपनी दौलत को दांव पर लगाया था। इसी की बदौलत लोगों को अपने चुने हुए लक्ष्य का पीछा करने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और इन अधिकारों में सबसे प्रमुख है मताधिकार द्वारा सरकार नामक संस्था को कायम रखना, जिसे इन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। हर मूल्यवान चीज की एक निश्चित कीमत होती है। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, बशर्ते आप बाकी ईमानदार व देशभक्त अमेरिकियों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बना लें और राजनीतिक पदों पर ईमानदार उम्मीदवारों को चुनें। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह अमेरिकी नागरिकों द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड गठबंधन होगा। आपके पूर्वजों ने अपने मताधिकार द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। आपको भी अपनी संतानों और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम इतना तो सुनिश्चित करना ही होगा। हर ईमानदार अमेरिकी नागरिक का अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों पर इतना प्रभाव तो होता ही है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कम से कम 5 अन्य लोगों को तैयार कर ले। अगर वह नागरिक इस प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है तो वह ईमानदार तो हो सकता है, लेकिन उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देशभक्ति की एक कीमत होती है, एक कर्तव्य होता है। अपने समकक्षों के साथ नेटवर्क बनाना। सामाजिक गठबंधन। यह मित्रतापूर्वक संपर्क बनाने का एक समृद्ध क्षेत्र है और इसकी कोई सीमा नहीं है। यह खास तौर पर उन विवाहित लोगों के लिए है जिनका जीवन साथी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से मित्र बनाने की कला में निपुण है। अगर व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में हो जिनमें उसे मित्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत हो तो उसका जीवन साथी पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से उसे बहुत लाभ पहुंचा सकता है। कई अधिकारी अपने पद के कारण सीधे विज्ञापन या प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर उनका जीवन साथी सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेता है
तो वे अपने सामाजिक अधिकारों का प्रभावकारी उपयोग कर सकते हैं। एक सफल जीवन बीमा सेल्समैन अपनी पत्नी की मदद से हर साल $10 लाख का बीमा बेचता है। उसकी पत्नी कई बिजनेस वीमेन्स क्लबों की सदस्य है। उसकी पत्नी की भूमिका आसान किंतु महत्वपूर्ण है। वह समय समय पर क्लब के सदस्यों को सहपरिवार अपने घर पर आमंत्रित करती है। इस तरह से मित्रतापूर्ण माहौल में उसके पति का उन लोगों के साथ परिचय हो जाता है। एक महिला वकील के पति को भी इसी तरह का श्रेय दिया जा सकता है। उसने भी मध्य पश्चिम के एक शहर में सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी पत्नी की वकालत को बहुत फैला दिया। इसके पीछे दौलतमंद व्यवसायियों के जीवन साथियों को आमंत्रित करने की आसान नीति थी। इस तरह के समीकरण में अनंत संभावनाएं हैं। जिंदगी के बहुत से क्षेत्रों में लोगों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन बनाने का एक प्रमुख लाभ यह है कि ये संपर्क राउंड टेबल वार्ताओं का अवसर देते हैं। इन चर्चाओं से मिलने वाले ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर सकता है। यदि परिचित अधिक हों और अलग अलग क्षेत्रों के हों तो उनसे बहुत से विषयों पर मूल्यवान जानकारी मिल सकती है। इससे बौद्धिक चर्चा और वैचारिक आदान प्रदान का अवसर मिलता है, जिससे व्यक्ति बहुज्ञानी और लचीला बनता है। ये गुण कई व्यवसायों के लिए अनिवार्य है। जब प्रोफेशनल्स का समूह एकत्रित होता है और किसी विषय पर राउंड टेबल वार्ता करता है तो विचारों के इस आदान प्रदान से वार्ता में भाग लेने वाले सभी लोगों के मस्तिष्क समृद्ध होते हैं। हर व्यक्ति को अपने विचारों के नवीनीकरण की जरूरत होती है। हर व्यक्ति को विचारों के लिए नया आहार खोजने की जरूरत होती है। ऐसा करने का तरीका सिर्फ यह है कि उन लोगों के साथ ईमानदार और गंभीर विचार विमर्श किया जाए जिनके अनुभव और शिक्षा हमसे भिन्न हो। जो लेखक सफल हो जाता है और शिखर पर पहुंच जाता है, उसे व्यक्तिगत संपर्कों और अध्ययन की मदद से दूसरों के विचारों का लाभ उठाकर अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। अगर मस्तिष्क को समृद्ध, सतर्क, ग्रहणशील और लचीला बनाए रखना है तो उसे दूसरे मस्तिष्कों के गोदाम से लगातार खुराक मिलना चाहिए। अगर इस नवीनीकरण को नजरअंदाज किया गया तो मस्तिष्क उस हाथ की तरह कुंद होने लगेगा जिसका प्रयोग न किया जाता हो। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति की योजना का अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि छोटे कीड़े से लेकर इंसान तक हर जीवित प्राणी अपने शरीर के लगातार प्रयोग द्वारा ही विकास करता है और स्वस्थ बना रहता है। राउंड टेबल वार्ताओं से न सिर्फ व्यक्ति के उपयोगी ज्ञान का भंडार बढ़ता है, बल्कि उनके मस्तिष्क की शक्ति का विकास और विस्तार भी होता है। जो व्यक्ति स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही पढ़ाई छोड़ देता है, वह कभी शिक्षित व्यक्ति नहीं बन पाएगा, भले ही उसने स्कूल में कितना भी ज्ञान हासिल किया हो। जिंदगी खुद एक महान पाठशाला है और विचार को प्रेरित करने वाली हर चीज शिक्षक है। समझदार व्यक्ति यह जानता है। यही नहीं, वह दूसरे मस्तिष्कों से संपर्क करने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है ताकि विचारों के आदान प्रदान से उसके मस्तिष्क का विकास हो सके। उपयोगी विचार का लाभकारी आदान प्रदान। इस तरह हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड सिद्धांत का असीमित व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने मस्तिष्क की शक्ति के साथ साथ दूसरे मस्तिष्कों के ज्ञान, अनुभव और मानसिक नजरिए की शक्ति का लाभ भी उठा सकता है। एक व्यक्ति ने इस विचार को बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया था। अगर आप मुझे $1 दें और मैं भी आपको $1 दूं, तो हम दोनों के पास उतनी ही रकम होगी जितनी पहले थी। लेकिन अगर मैं आपके एक विचार के बदले में आपको एक विचार दूं, तो हम दोनों को ही अपने समय के निवेश पर 100% लाभ होगा। मानवीय संबंध का और कोई रूप उस संबंध जितना लाभकारी नहीं है जिसमें हम उपयोगी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह विचित्र किंतु सत्य है कि व्यक्ति छोटे से छोटे आदमी के मस्तिष्क से भी बहुत महत्वपूर्ण विचार हासिल कर सकता है। मैं एक उपदेशक की कहानी बताकर इस विचार का मतलब बताना चाहूंगा। इस उपदेशक ने अपने धर्मस्थान में अनपढ़ माली से एक ऐसा विचार पाया जिससे उसे अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिली। इस उपदेशक का नाम रसेल कानवेल था। जीवन में उसका प्रमुख लक्ष्य एक कॉलेज स्थापित करना था, जिसके लिए वे बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें $10 लाख से ज्यादा रकम चाहिए थी, जो उन दिनों में बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। एक दिन रसेल कानवेल माली के साथ बात करने के लिए रुक गया, जो धर्मस्थान के लान को तराश रहा था। हल्की फुल्की चर्चा करने के बाद कानवेल ने सामान्य लहजे में टिप्पणी की
कि धर्मस्थान की फेंस के उस पार वाली घास उनके लान की घास से ज्यादा हरी और अच्छी तरह तराशी हुई दिख रही थी। वे इस बात के माध्यम से बूढ़े माली को हल्की फटकार लगाना चाहते थे। बूढ़े माली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वह घास ज्यादा हरी दिखती है, लेकिन इसका कारण सिर्फ यह है कि हमें फेंस के इस तरफ की घास देखने की आदत पड़ चुकी है। इस वाक्य में कोई बहुत समझदारी की बात नहीं थी। यह माली के आलस को छुपाने के बहाने से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इसने रसेल कानवेल के उपजाऊ मस्तिष्क में एक विचार का बीज बो दिया, सिर्फ एक छोटा सा बीज, जो उन्हें अपनी बड़ी समस्या के समाधान की तरफ ले गया। उस छोटे से वाक्य से कानवेल के मन में एक भाषण का विचार पैदा हुआ। कानवेल ने वह भाषण तैयार किया और 4000 से ज्यादा बार श्रोताओं के सामने दिया। उस भाषण का नाम एकर्स ऑफ डायमंड यानी हीरों की खान था। इस भाषण का मुख्य विचार यह था, किसी को दूर जाकर अवसर खोजने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति इस समय जहां है वहीं पर उसे अवसर मिल सकता है। इसका कारण यह है कि फेंस के दूसरी तरफ की घास इस तरफ की घास से ज्यादा हरी नहीं है। इस भाषण से रसेल कानवेल को $60 लाख से ज्यादा की आमदनी हुई। इस भाषण को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक कई सालों तक बेस्ट सेलर रही और आज भी काफी लोकप्रिय है। इससे मिलने वाले धन का उपयोग करके टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया की स्थापना की गई, जो अमेरिका की महान शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। इस भाषण ने यूनिवर्सिटी की स्थापना करने से ज्यादा काम किया। इसके केंद्रीय विचार ने लाखों लोगों के मस्तिष्कों को समृद्ध बनाया और उन्हें यह सिखाया कि वे जहां हैं वहीं अपने अवसर की तलाश करें। इस भाषण की फिलॉसफी आज भी उतनी ही कारगर है जितनी यह तब थी जब यह एक अनपढ़ माली के मुंह से निकली थी। यह बात याद रखें, हर सक्रिय मस्तिष्क प्रेरणा का संभावित स्रोत है, जिससे व्यक्ति जीवन में अपने प्रमुख लक्ष्य को पाने या अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुमूल्य विचार हासिल कर सकता है। कई बार महान विचार छोटे मस्तिष्क से भी मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वे सबसे करीबी लोगों के मस्तिष्कों से मिलते हैं, जहां मास्टरमाइंड संबंध सचेतन रूप से बनाए जाते हैं और कायम रखे जाते हैं। कार्नेगी का मास्टरमाइंड अनुभव। एंड्रयू कार्नेगी मुझे यह कहानी सुनाने के बाद रुके और दूर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई खास बात याद कर रहे हों। उन्होंने मुझे एकटक देखा, जिससे मुझे लगा कि वे अपनी खुद की मास्टरमाइंड कहानी बताने वाले हैं। मेरे करियर का सबसे लाभकारी विचार मुझे एक दोपहर को मिला, जब चार्ल्स श्वाब और मैं गोल्फ के मैदान में थे। 13वें होल में शॉट लगाने के बाद चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और कहा, यहां पर मैं आपसे 3 स्ट्रोक आगे हूं बॉस, लेकिन मेरे मन में अभी एक विचार आया है जिससे आपको गोल्फ खेलने के लिए बहुत सा खाली समय मिलेगा। मेरी उत्सुकता जाग गई और मैंने उससे वह विचार बताने को कहा। उसने एक छोटे से वाक्य में मुझे यह बात बताई जिसके हर शब्द का मूल्य $10 लाख था। उसने कहा, अपने सभी स्टील प्लांट्स का एक बड़े कॉरपोरेशन में विलय करके उसे वॉल स्ट्रीट बैंकर्स को बेच दें। खेल के दौरान इस बारे में और कोई बात नहीं हुई, लेकिन शाम को मैं उस सुझाव के बारे में सोचता रहा। उस रात को सोने से पहले मैंने उसके विचार के बीज को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य में बदल दिया। अगले सप्ताह मैंने चार्ल्स श्वाब को वॉल स्ट्रीट बैंकर्स के समूह के सामने एक भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क भेजा। श्रोताओं में जे पियरपोंट मॉर्गन भी शामिल थे। उस भाषण में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बनाने की योजना को विस्तार से बताया गया। योजना के मुताबिक मैंने अपने सभी स्टील प्लांट्स का विलय करके एक बड़ा कॉरपोरेशन बनाया और उसे बेचकर रिटायर हो गया। मेरे पास किसी भी इंसान की जरूरत से ज्यादा दौलत आ चुकी थी। मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा, चार्ल्स श्वाब का विचार कभी पैदा ही नहीं हुआ होता और उसे उसका लाभ नहीं मिला होता यदि मैंने अपने सहयोगियों को नए विचार सोचने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता। यह प्रोत्साहन मैंने उसके साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर दिया था, जिसमें चार्ल्स श्वाब भी शामिल थे। मुझे दोहराने दें, संबंध एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसकी महत्ता बढ़ जाएगी अगर हम इसमें सामंजस्यपूर्ण शब्द भी जोड़ दें। दूसरे लोगों के मस्तिष्कों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाकर व्यक्ति विचार उत्पन्न करने की अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। जो इंसान इस महान सत्य को नजरअंदाज करता है
वह खुद को हमेशा के लिए गरीबी और अभाव की खाई में गिरा देता है। कोई भी व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता है कि वह दूसरों के मित्रतापूर्ण सहयोग के बिना दुनिया पर अपना प्रभाव डाल सके। इस विचार को कभी न भूलें, क्योंकि सफलता के दरवाजे खोलने और व्यक्तिगत उपलब्धि के शिखर पर पहुंचने के लिए सिर्फ यही विचार काफी है। बहुत से लोग सफलता की तलाश दूर करते हैं, वे अपने आसपास सफलता की तलाश नहीं करते हैं और अक्सर वे जटिल योजनाओं के माध्यम से सफलता की तलाश करते हैं या फिर किस्मत या फिर चमत्कार की बदौलत सफल होना चाहते हैं। जैसा रसेल कानवेल ने प्रभावी तरीके से बताया है, कुछ लोग यह सोचते हैं कि जहां वे खड़े हैं वहां से फेन के उस पार वाले हिस्से की घास ज्यादा हरी है। यह सोचकर वे उन विचारों और अवसरों के रूप में मौजूद हीरों की खान को अनदेखा कर देते हैं जो उनके सहयोगियों के मस्तिष्कों के माध्यम से उनके लिए सहज सुलभ है। मैंने अपनी हीरों की खान वहीं पाई जहां मैं खड़ा था और जिस दौरान मैं गर्म स्टील ब्लास्ट फर्नेस की चमक को देख रहा था। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब मेरे मन में यह विचार आया था कि मैं किसी दूसरे की हीरे की खान के कर्मचारी के रूप में काम करने के बजाय स्वयं की स्टील कंपनी स्थापित करूं। पहले तो यह विचार बहुत निश्चित नहीं था, यह निश्चित लक्ष्य नहीं था, सिर्फ इच्छा थी। लेकिन मैं इसे अपने मस्तिष्क में बार बार दोहराता रहा और इसी बारे में सोचता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे इस विचार को प्रेरित करने की जरूरत नहीं रही। अब वह विचार मुझे प्रेरित करने लगा था। उस दिन मैंने गंभीरता से अपने खुद की हीरों की खान में काम करना शुरू किया और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि निश्चित प्रमुख लक्ष्य अपने भौतिक समतुल्य में बदलने का रास्ता कितनी जल्दी खोज लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि व्यक्ति क्या चाहता है। अगली महत्वपूर्ण बात हीरों की खुदाई शुरू करना है। यह काम व्यक्ति को वहीं शुरू कर देना चाहिए जहां वह है। उसे उपलब्ध औजारों के उपयोग से ही यह काम कर देना चाहिए, भले ही उसके पास सिर्फ विचार के औजार हों। अगर व्यक्ति के मन में आस्था है और वह उपलब्ध औजारों का अच्छा उपयोग करता है तो उचित समय आने पर उसकी जरूरत के मुताबिक दूसरे और बेहतरीन औजार अपने आप उसके हाथ में आ जाएंगे। जो लोग मास्टरमाइंड सिद्धांत को समझते हैं और इसका उपयोग करते हैं, उन्हें आवश्यक औजार उन लोगों की तुलना में ज्यादा जल्दी मिलेंगे जो इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं। हर मस्तिष्क को दूसरे मस्तिष्कों के मित्रतापूर्ण संपर्क की जरूरत होती है ताकि उसे विस्तार और विकास के लिए पोषण मिल सके। जिस बुद्धिमान व्यक्ति के पास जीवन में कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य होता है, वह बहुत ही सावधानी से ऐसे मस्तिष्क चुनता है जिनके संपर्क में वह आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि वह जिसके साथ भी रहेगा उसके व्यक्तित्व का कुछ न कुछ हिस्सा उसमें भी आ जाएगा। उस व्यक्ति के सफल होने की संभावना ज्यादा नहीं है जो अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों के साथ रहने की आदत नहीं डालता है। कोई भी व्यक्ति अपने वरिष्ठों के स्तर तक ऊपर उठ सकता है या अपने कनिष्ठों के स्तर तक नीचे गिर सकता है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कैसे सहयोगी चुने हैं। अंत में मैं एक और विचार बताना चाहूंगा। तनख्वाह के लिए काम करने वाले हर प्रोफेशनल को इसे पहचानना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। विचार यह है कि हर नौकरी ज्यादा ऊंचे पद की शिक्षा होती है और ऐसा ही होना चाहिए। हर प्रोफेशनल व्यक्ति को दो महत्वपूर्ण पारिश्रमिक मिलते हैं। पहला पारिश्रमिक तो तनख्वाह है और दूसरा है उस काम से हासिल अनुभव। ज्यादातर मामलों में अनुभव तनख्वाह से ज्यादा मूल्यवान होता है। अनुभव के रूप में व्यक्ति को जो अतिरिक्त या अप्रत्यक्ष आमदनी मिलती है वह काफी हद तक उसके मानसिक नजरिए पर निर्भर करती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सहकर्मियों के साथ कैसे संबंध बनाता है, अपने वरिष्ठों के साथ भी और अपने कनिष्ठों के साथ भी। अगर उसका नजरिया सकारात्मक तथा सहयोगपूर्ण है और वह 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है तो वह यकीनन तरक्की करेगा और बड़ी तेजी से करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि आगे निकलने वाले लोग न सिर्फ मास्टरमाइंड सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग करते हैं, बल्कि वे 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत और निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत पर भी अमल करते हैं। ये तीनों सिद्धांत आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हैं और जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। समर्पित संबंध के पुरस्कार। समर्पित संबंध इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन होता है।
यह आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संबंध इन सभी तत्वों से बनता है। घर वह जगह है जहां अधिकांश मास्टरमाइंड गठबंधनों की शुरुआत होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन साथी समझदारी से चुना है, अगर वह आर्थिक दृष्टि से समझदार है तो वह अपने जीवन साथी को ही मास्टरमाइंड समूह का पहला सदस्य बनाएगा। पारिवारिक गठबंधन में न सिर्फ समर्पित दंपत्ति शामिल होना चाहिए, बल्कि उस घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य भी शामिल होना चाहिए, खासतौर पर बच्चे। जो लोग किसी निश्चित लक्ष्य के लिए आपस में जुड़ते हैं, मास्टरमाइंड सिद्धांत उन लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति अमूर्त दिख सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब जीवन साथियों के बीच पूर्ण सामंजस्य, समझ, सहानुभूति और एक लक्ष्य पर आधारित समर्पित संबंध बन जाता है, तो यह संबंध बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है और व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। किसी दंपत्ति के बीच मनमुटाव अक्षम्य है, चाहे यह किसी भी कारण से हो। यह अक्षम्य इसलिए है क्योंकि इससे दोनों की सफलता के अवसर नष्ट हो जाते हैं, भले ही उनमें सफल होने का हर आवश्यक गुण हो। अगर इस सुझाव पर ध्यान दिया जाए और इस पर अमल किया जाए, तो यह जिंदगी भर की गरीबी व दुख और जिंदगी भर की अमीरी व सुख के बीच का अंतर बन सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में जीवन साथी पर व्यक्ति का ज्यादा प्रभाव होता है। अगर दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का चुनाव करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों को ही एक दूसरे का प्रेम और विश्वास हासिल है। जिंदगी में जो 9 मूलभूत उद्देश्य लोगों को स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनमें प्रेम पहले स्थान पर आता है। प्रेम होने पर दोनों ही एक दूसरे को ऐसी भावना से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो असफलता को पहचानती ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि तंग करने, ईर्ष्या, दोष खोजने और उदासीनता से प्रेम को पोषण नहीं मिलता है। इनसे तो यह मर जाता है। समझदार जीवन साथी हर दिन मास्टरमाइंड के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित करेंगे, जिस दौरान वे प्रेम और समझ के साथ साझी रुचियों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ऐसी बातचीत के लिए सुबह के भोजन या रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा होता है। भोजन करते समय पति पत्नी के बीच मित्रतापूर्ण बातचीत होना चाहिए। उस दौरान दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी भरा माहौल होना चाहिए और दोनों को ही साझा रुचि के सुखद विषयों पर बातचीत करना चाहिए। परिवार के जितने रिश्ते भोजन के समय टूटते हैं, उतने किसी दूसरे समय नहीं टूटते हैं, क्योंकि कई परिवार इस समय अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं या बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। दोनों जीवन साथियों को एक दूसरे के व्यवसाय या काम में गहरी रुचि लेना चाहिए और उनके हर पहलू से परिचित होना चाहिए। जब 2 लोग शादी करते हैं, तो दोनों ही उनके संयोग रूपी कंपनी में निवेश करते हैं। अगर दोनों मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करके सामंजस्यपूर्ण संबंध बना लेंगे, तो उनकी कंपनी के शेयर का मूल्य निरंतर बढ़ता रहेगा। समझदार जीवन साथी अपनी इस कंपनी का बिजनेस सावधानी से बजट बनाकर चलाएगा और कभी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। बहुत सी शादियां इसी वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाती है, क्योंकि उनकी कंपनी को चलाने के लिए पैसा खत्म हो जाता है। और यह सिर्फ कहावत ही नहीं है कि जब गरीबी अगले दरवाजे पर दस्तक देती है, तो प्रेम पिछले दरवाजे से भाग जाता है। सुंदर तस्वीर की तरह प्रेम को भी सही फ्रेम और सही रोशनी से सजाने की जरूरत होती है। शरीर की तरह ही प्रेम को भी पोषण और आहार की जरूरत होती है। प्रेम उदासीनता, ताने देने, दोष खोजने या हावी होने से नहीं बढ़ता है। प्रेम सबसे ज्यादा समृद्ध तब होता है जब दंपति एक साझा लक्ष्य बनाकर इसे पोषण देते हैं। जो जीवन साथी इस बात को याद रखेगा, वह हमेशा अपने साथी के जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना रहेगा। जो जीवन साथी इस बात को भूल जाएगा, उसका साथी कार उद्योग की भाषा में किसी नए मॉडल के लिए पुराने मॉडल को बदलने के अवसर खोजेगा। आजीविका कमाने की जिम्मेदारी एक पर हो या दोनों पर, दोनों जीवन साथियों के ही करियर के झटकों और अवरोधों को सुखद बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसके लिए सुखद परिवार या जिंदगी की योजना बनाकर करियर के लिए आवश्यक सामाजिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। अगर जीवन साथी के प्रति सच्चा प्रेम हो, तो इससे पूरा परिवार सुखी रहता है। शर्त सिर्फ यह है कि पूरे परिवार से समान प्रेम होना चाहिए और अपने जीवन साथी या बच्चों के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए।
जहां पारिवारिक मास्टरमाइंड संबंध का आधार प्रेम होता है, वहां परिवार आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता है, क्योंकि प्रेम सभी बाधाओं, समस्याओं और मुश्किलों को जीत लेता है। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और वे हर परिवार में होती है, लेकिन प्रेम सभी समस्याओं को सुलझा देता है। अगर आप प्रेम की रोशनी को चमकने देंगे तो हर चीज आपकी इच्छा के हिसाब से ढल जाएगी। मैं जानता हूं कि यह समझदारीपूर्ण सलाह है, क्योंकि मैंने अपने खुद के दाम्पत्य जीवन में इस सलाह पर अमल किया है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसी की बदौलत मुझे भौतिक सफलता मिली है। मास्टरमाइंड संबंधों की सफलता के दूसरे कारण। एंड्रयू कार्नेगी ने बात को जहां छोड़ा है, वह वहीं से इसके सूत्र उठाते हैं। हम यह बताना चाहेंगे कि पारिवारिक मास्टरमाइंड संबंध के बारे में कार्नेगी ही एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिन्हें ऐसा अनुभव हुआ था। हेनरी फोर्ड और उनकी पत्नी के करीबी मित्र यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि फोर्ड के औद्योगिक साम्राज्य को बनाने में उनके बीच के मास्टरमाइंड संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनता श्रीमती फोर्ड के बारे में बहुत कम जानती है, लेकिन सच यही है कि उन्होंने अपने पति के जीवन पर सशक्त प्रभाव डाला था, जो जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर अंत तक जारी रहा। थॉमस ए एडिसन ने भी यह माना था कि उनकी पत्नी उनकी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत थी। दोनों हर दिन मास्टरमाइंड बैठकें किया करते थे। आमतौर पर ये बैठकें एडिसन के दिन का काम खत्म होने के बाद होती थी और कोई भी चीज बैठक में बाधा नहीं डाल सकती थी। श्रीमती एडिसन किसी को ऐसा नहीं करने देती थी, क्योंकि वे जानती थी कि पति के प्रयोगों में उनकी गहरी रुचि कितनी महत्वपूर्ण थी। एडिसन अक्सर देर रात तक काम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी उनके घर लौटने का इंतजार करती थी। वे अपने पति की दिन भर की सफलताओं और असफलताओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। उन्हें अपने पति के हर प्रयोग की जानकारी थी और वे उनके काम में गहरी दिलचस्पी लेती थी। वे एडिसन के लिए एक तरह का साउंडिंग बोर्ड थी। उनके माध्यम से एडिसन आम लोगों के नजरिए से अपने काम को देख सकते थे। यह भी कहा जाता है कि कई बार उन्होंने एडिसन की कई मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण सुराग भी दिए। कई लोगों का मानना है कि श्रीमती एडिसन की बदौलत ही एडिसन, हेनरी फोर्ड, हार्वे फायरस्टोन और जॉन बैरोज के बीच का मास्टरमाइंड गठबंधन बना। जब इस गठबंधन की वार्षिक बैठक होती थी तो अखबार में उसकी खबर छपती थी। अगर इतने महत्वपूर्ण लोग मास्टरमाइंड संबंधों को इतना मूल्यवान मानते हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी यही सोचना चाहिए जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम और रोमांस ने सभी महान लीडर्स के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉबर्ट और एलिजाबेथ ब्राउनिंग की कहानी इस बात का प्रमाण है। जब उन्होंने इन अनदेखी भावनाओं को पहचाना और इनका सम्मान किया, तो उनसे इन महान कवियों को प्रेरणा मिली। इतिहासकारों का मानना है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पहली पत्नी जोसाफाइन की प्रेरणा की बदौलत ही नेपोलियन की सैन्य शक्ति का उदय हुआ। बहरहाल, जब शक्ति की महत्वाकांक्षा की खातिर नेपोलियन ने जोसाफाइन को अलग कर दिया, तो उनकी सफलता कम होने लगी। कुछ समय बाद उन्हें पराजय झेलनी पड़ी और सेंट हेलेना टापू पर निर्वासन भी। यहां पर इस तथ्य का जिक्र करना उचित होगा कि व्यावसायिक दुनिया में आज भी ऐसे कई नेपोलियन हैं जिन्हें इसी कारण से पराजय का सामना करना पड़ा। इन दिनों तलाक बहुत तेजी से हो रहे हैं। अक्सर जीवन साथी शक्ति, शोहरत और दौलत हासिल होने तक तो अपने मास्टरमाइंड संबंधों को बनाए रखते हैं, लेकिन उसके बाद वे नए मॉडल की खातिर पुराने मॉडल को छोड़ देते हैं, जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था। चार्ल्स एम श्वाब की कहानी अलग थी। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर शोहरत और दौलत हासिल की थी। इसमें उन्हें अपनी पत्नी का सहयोग भी मिला, जिसके साथ श्वाब का पारिवारिक मास्टरमाइंड गठबंधन था। उनके ज्यादातर वैवाहिक जीवन में वे बीमार रहीं, लेकिन इस वजह से श्वाब ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे अपनी पत्नी की मृत्यु तक निष्ठापूर्वक उनके साथ रहे, क्योंकि श्वाब मानते थे कि वफादारी दृढ़ चरित्र की पहली आवश्यकता है। चूंकि वफादारी का विषय आ ही गया है, इसलिए यह सुझाव देना अनुचित नहीं होगा कि व्यावसायिक मास्टरमाइंड संबंधों में लोगों के बीच वफादारी न होने से ही ज्यादातर व्यावसायिक असफलताएं होती है। जब तक व्यावसायिक सहयोगी एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं, तब तक आमतौर पर वे अपनी पराजयों और असफलताओं से उबरने का तरीका खोज लेते हैं। जिन युवकों को एंड्रयू कार्नेगी नीचे से उठाकर
ऊंची तनख्वाह वाले एग्जीक्यूटिव पदों पर बैठाते थे, उनमें वे चरित्र का जो पहला गुण देखते थे वह वफादारी ही थी। वे अक्सर कहते थे कि अगर कर्मचारी में वफादारी का गुण नहीं है तो उसके पास अच्छे चरित्र की सही नींव नहीं है। वे बहुत चतुराई से और कई तरीकों से कर्मचारियों का इम्तिहान लेते थे तथा यह देखते थे कि उनमें वफादारी है या नहीं। वे प्रमोशन देने से पहले और उसके बाद इम्तिहान लेते थे। वे तब तक इम्तिहान लेते रहते थे जब तक कि कर्मचारी की वफादारी के बारे में कोई शक न रहे। उनकी पैनी दृष्टि के परिणाम स्वरूप उन्होंने कर्मचारियों की वफादारी का मूल्यांकन करने में बहुत कम गलतियां की थी। क्या करें और क्या न करें? गठबंधन के बाहर के लोगों को अपने मास्टरमाइंड गठबंधन का उद्देश्य न बताएं। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके गठबंधन के बाकी सदस्य भी ऐसा ही करें। इसका कारण यह है कि आलसी, आलोचक और ईर्ष्यालु लोग जिंदगी के हाशिए पर खड़े होकर अपने से आगे निकलने वाले लोगों के मन में हताशा के बीज बोने का मौका तलाशते रहते हैं। अपनी योजनाएं अपने तक ही रखकर इस मुश्किल से बचें। सिर्फ अपने कामों और उपलब्धियों द्वारा ही दूसरों को अपनी योजनाओं की जानकारी मिलने दें। मास्टरमाइंड बैठक में नकारात्मक मानसिक नजरिए के साथ न जाएं। याद रखें, अगर आप अपने मास्टरमाइंड समूह के लीडर हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि गठबंधन का हर सदस्य गहरी रुचि और उत्साह से प्रेरित हो। आप नकारात्मक होकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लीडर ही अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के बारे में शंका, अनिर्णय तथा अनास्था की प्रवृत्ति दिखाता है तो बाकी सदस्य उत्साह से काम कैसे कर सकते हैं? अपने मास्टरमाइंड सहयोगियों में प्रबल उत्साह भरने के लिए खुद भी उत्साहित रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपके मास्टरमाइंड गठबंधन के हर सदस्य को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता रहे। वे आपकी सफलता में जितना योगदान दे रहे हों, उन्हें किसी न किसी रूप में उसी अनुपात में पारिश्रमिक मिलना चाहिए। याद रखें कि जब तक किसी को कोई लाभ नहीं होगा तब तक वह उत्साह के साथ काम नहीं करेगा। उन 9 मूलभूत उद्देश्यों को याद रखें जिनसे प्रेरित होकर लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। यह भी देखें कि आपका हर मास्टरमाइंड सहयोगी आपको वफादारी, उत्साह और पूर्ण विश्वास देने के लिए सही तरीके से प्रेरित हों। अगर आप आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अपने मास्टरमाइंड साथियों से जुड़े हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपको जितना मिल रहा हो आप उससे ज्यादा दें। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत का पालन करें। अगर आप इस आदत का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो किसी के आग्रह से पहले ही यह काम स्वेच्छा से कर दें। अपने मास्टरमाइंड गठबंधन में प्रतिरोधियों को न रखें। रोटरी क्लब की तरह इसमें ऐसे लोगों को शामिल करें जो न तो एक दूसरे के विरोधी हों, न ही उनकी आपस में कोई प्रतिस्पर्धा हो। शक्ति, डर या दबाव के माध्यम से अपने मास्टरमाइंड समूह पर हावी होने की कोशिश न करें। इसके बजाय कूटनीति से अपनी लीडरशिप कायम रखें जो वफादारी और सहयोग के निश्चित उद्देश्य पर आधारित हो। शक्ति द्वारा लीडरशिप कायम रखने के दिन अब लद चुके हैं। उन्हें दोबारा लाने की कोशिश न करें क्योंकि सभ्य समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। अपने मास्टरमाइंड सहयोगियों में फेलोशिप का भाव उत्पन्न करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने से न चूकें, क्योंकि मित्रतापूर्ण टीम वर्क से आपको वह शक्ति मिलती है जो किसी दूसरे तरीके से नहीं मिल सकती। मानव जाति के इतिहास में सबसे सशक्त मास्टरमाइंड गठबंधन अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था। इसके लीडर्स ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की थी कि उनका निश्चित प्रमुख लक्ष्य दुनिया के सभी देशों में, चाहे वे पराजित हों या विजेता, मानवीय स्वतंत्रता स्थापित करने का संकल्प है। यह घोषणा युद्ध की 1000 विजयों के बराबर मूल्यवान थी, क्योंकि इससे युद्ध से प्रभावित होने वाले लोगों का विश्वास जागृत हुआ। सैन्य क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र, विश्वास के बिना मास्टरमाइंड गठबंधन नहीं बन सकता। विश्वास सभी सामंजस्यपूर्ण संबंधों का आधार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गठबंधन लंबे समय तक चलता रहे और आपको फायदा पहुंचता रहे, तो अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाते समय आपको यह याद रखना चाहिए। मैंने अब आपको व्यक्तिगत शक्ति के महानतम स्रोत यानी मास्टरमाइंड के कार्यकारी सिद्धांत के बारे में बता दिया है। इस फिलॉसफी के पहले 4 सिद्धांतों 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत, निश्चित लक्ष्य, मास्टरमाइंड और अगले सिद्धांत के समन्वय से व्यक्ति उस शक्ति के रहस्य को समझ सकता है जो अमीरी की चाबी से मिल सकती है।
इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि अगले सत्र में आप आशावादी नजरिए से आएं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिस शक्ति को विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया है, उसे पूरी तरह से समझने का उपाय क्या है। यही नहीं, मैं आपको वह फार्मूला भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप उस शक्ति को पा सकते हैं और अपनी जिंदगी के निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।